नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 2 पार्ट। सेट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से जाके उसका सेट 1 देख लीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है मैंने आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया है और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं या फिर पिछला जो एग्जाम हो चुका है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो है, मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किसका नियम है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग कोई क्रिया करते हैं उसके बराबर या विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो यह किसका नियम है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूटन के गति का नियम, दूसरा है पहला ऑप्शन है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, दूसरा है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, तीसरा है न्यूटन के गति का तृतीय नियम, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम। जो प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में पूछा जा रहा है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? यानी अगर हम लोग पानी में तैरते हैं तो ये न्यूटन के किस नियम के कारण संभव हो सकता है कि पानी में हम लोग तैर सक रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रथम नियम, दूसरा है द्वितीय नियम, तीसरा है तृतीय नियम, चौथा है उपरोक्त सभी। तो पानी में तैरने किसके कारण संभव हो चुका है, यानी न्यूटन का कौन सा रूल होगा वहां पे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण ही, यानी न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ही संभव है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोई पदार्थ तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता, यह किसका कथन है? तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। पहला है न्यूटन, दूसरा है आइंस्टाइन, तीसरा है आर्किमिडीज, चौथा है गैलीलियो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कोई पदार्थ तब तक विराम अवस्था में रहेगा, यानी वहीं पे रुका रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता। तो यह किसका नियम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन का नियम। ये न्यूटन का नियम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है बल की परिभाषा को किस आधार पर व्यक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे गति के पहले नियम, गति के दूसरे नियम, गति के तीसरे नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति के पहले नियम के कारण, यानी गति के पहले नियम से बल की परिभाषा को व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, यानी न्यूटन के फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, दूसरा है जड़त्व का नियम, तीसरा है ऊर्जा का नियम, चौथा है संवेग का नियम। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं न्यूटन का जो पहला नियम है, फर्स्ट लॉ जो है न्यूटन का, उसके किसका नियम कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब इनर्शिया, इंग्लिश में उसको इनर्शिया कहते हैं। तो न्यूटन का पहला नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या इनर्शिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 6 है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन चलिए देखते हैं। गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, दूसरा है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, तीसरा है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। चौथा आंसर अच्छे दिखा दे रहा हूं, ये रहा। चौथा है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है, ये भी पहले आपको क्लियर कर दूं, जिन लोगों को क्वेश्चन क्लियर नहीं है उन्हें फिर से बता दूं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा, यानी जब घोड़ा गाड़ी खींचता है, घोड़ा गाड़ी का यहाँ बात हो रहा है, तो किसके कारण वो आगे बढ़ता है? ऑप्शन फिर से एक बार बता दे रहा हूं। ऑप्शन है पहला गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, यानी गाड़ी घोड़े पर बल डाल रहा है। दूसरा है घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, यानी दूसरे ऑप्शन में है घोड़ा गाड़ी पर बल डाल रहा है।
और तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। तीसरा है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, यानी घोड़ा पृथ्वी पर बल लगा रहा है जिसके कारण गाड़ी आगे बढ़ता है। चौथा ऑप्शन है, माफ करिए, चौथा ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। तो इसका सही जवाब यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण ही घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण आगे बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है चलती हुई बस। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, यह किसके द्वारा समझाया जा सकता है? यानी कौन से नियम के द्वारा यह समझाया जा सकता है कि चलती हुई बस में अचानक अगर ब्रेक लगाया जाता है तो बैठा हुआ व्यक्ति आगे की ओर गिरता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सापेक्षता का सिद्धांत, दूसरा है न्यूटन का पहला नियम, तीसरा है न्यूटन का दूसरा नियम, चौथा है न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन के पहले नियम के से ये हम समझाया जा सकता है कि चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति आगे की दिशा में गिरता है। किसके द्वारा? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आरोपित होती है? तो पहला ऑप्शन है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम के कारण ही रॉकेट की कार्यप्रणाली आधारित है। यानी रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो न्यूटन के तीसरे नियम पे आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है 9 में पूछा जा रहा है घोड़ा यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो घोड़े पर बैठे व्यक्ति के गिरने की आशंका का क्या कारण है? यानी घोड़ा अगर अचानक चलना शुरू कर दे रहा है तो उसमें बैठे व्यक्ति के गिरने की आशंका का क्या कारण है? ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है जड़त्वाघूर्ण, दूसरा है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, तीसरा है विश्राम जड़त्व, चौथा है गति का तीसरा नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम जड़त्व के कारण ही, यानी विश्राम जड़त्व के कारण ही बैठा व्यक्ति आगे के गिरने की आशंका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है बल किसका गुणनफल है? यानी जो फोर्स होता है वो किसका गुणनफल है? ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग, यानी m इंटू वी, दूसरा है द्रव्यमान और त्वरण, यानी m से मास हो रहा है यहाँ पे, और त्वरण का होता है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इनिशियली में एक्सेलरेशन यानी a। तीसरा है भार और वेग, भार यानी यहाँ पे w से हम लोग वेट दिखाते हैं और वेग यानी वेलोसिटी v से। चौथा है भार और त्वरण, w से वेट दिखाएंगे यानी भार, त्वरण होता है एक्सेलरेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी बल किसका गुणनफल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बल द्रव्यमान और त्वरण, यानी m इंटू ए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बल यानी F मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो g का मान क्या होगा? तो अगर हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो g का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही बना रहेगा, 45 डिग्री अक्षांश पर घटता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो 11 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अगर हम लोग भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं तो g का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है पहाड़ी पर चलता है एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, यानी थोड़ा मिसप्रिंट है, पहाड़ी नहीं होगा, पहाड़ पर चलता। तो पूछा जा रहा है पहाड़ पे चलता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि, तो पहाड़ पे चलता एक व्यक्ति के आगे की ओर झुकने का क्या कारण है? ऑप्शन है यहाँ पे, तो ऑप्शन पूछा जा रहा है तेज चलने के कारण, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण का नियम, या स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो 12 नंबर का सही जवाब हो जाएगा स्थायित्व, यानी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो आगे की ओर झुक जाता है, यानी वो व्यक्ति स्टेबल हो जाए, यानी खुद को स्टेबल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए वो आगे की ओर झुक जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, जाड़े के रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि? तो पानी के पाइप फटने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन है जमने के बाद पानी का घनत्व का कम हो जाना। दूसरा ऑप्शन है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है। तीसरा है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। चौथा है जमने के बाद पानी का पाइप का धातु निकल जाता है। तो पूछा जाए जहां पे ठंड, जिस एरिया में ठंड होती है वहां पे ठंड के समय पाइप फट जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जब पानी ठंडा होता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण वो पाइप फट जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जमने के बाद पाइप का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये रहा, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें से कौन सा नियम लागू होता है? यानी अगर हम किसी कालीन की सफाई कर रहे हैं और उसे छड़ी से पीटते हैं तो गति का कौन सा नियम के हिसाब से वो कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन है गति का पहला नियम, दूसरा है गति का दूसरा नियम, तीसरा है गति का तीसरा नियम, चौथा है गति के पहले और दूसरे नियम के कारण। तो अगर हम लोग किसी कालीन को छड़ी से पीटते हैं तो उसमें कौन सा नियम लगता है? न्यूटन का कौन सा नियम लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गति का पहला नियम, यानी जड़त्व का नियम, इनर्शिया के कारण। इनर्शिया के कारण क्या होता है, जब हम लोग छड़ी से पीटते हैं कालीन को तो इनर्शिया के कारण जो धूल होती है वो एक ही जगह पे रहती है, लेकिन जो कालीन होता है वो तो मूव करने लगता है, तो धूल अपने एक ही जगह पे है और कालीन मूव करते हुए आगे बढ़ जाता है, जिससे गंदगी यानी जो धूल होता है वो सामने ही रुक जाता है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाता है? यानी हम लोग अगर पानी का टेम्परेचर 9 डिग्री से 3 डिग्री कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ेगा? तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है? तो ऑप्शन में है आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसका वॉल्यूम कोई चेंज नहीं होगा। आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, तो उसका वॉल्यूम पहले बढ़ने लगेगा फिर बाद में घटने लगेगा। तीसरा बोल रहा है आयतन पहले घटेगा, यानी आयतन पहले घट जाएगा फिर बाद में बढ़ जाएगा। चौथा है पानी जम जाएगा। तो अगर हम लोग पानी का टेम्परेचर को 9 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक करते हैं तो क्या होगा? तो उसमें ये होगा कि, कहां गया, हाँ ये रहा। तो इसमें ये होगा आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। तो क्या होगा? आयतन पहले बढ़ना शुरू हो जाएगा फिर घट जाएगा, यानी वॉल्यूम पानी का पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। अब कब बढ़ेगा कब घटेगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सबसे अधिक होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, यानी घनत्व सबसे ज्यादा होता है। अतः जल का आयतन सबसे कम होता है। एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी अगर घनत्व बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, यानी एक दूसरे का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, जल का आयतन सबसे कम होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन सबसे कम होता है, क्योंकि घनत्व आयतन के विलोमानुपाती होता है। इसलिए 9 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक घनत्व के बढ़ने के कारण आयतन घटेगा, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और जल का आयतन में वृद्धि होगा। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वाटर का टेम्परेचर यानी जल का तापमान 9 डिग्री से 4 डिग्री तक जा रहा है तो उसका घनत्व बढ़ रहा है। तो जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, और जब 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का तापमान पहुंचता है तो उस समय उसका घनत्व क्या होता है, घटता है। घनत्व घटने के कारण आयतन बढ़ जाता है। तो आशा करता हूं आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।